छात्रों, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं सोफिया डायस मंगलूर विश्वविद्यालय सीबीसीएस पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रथम सेमेस्टर बीए के छात्रों के लिए कहानी सम्राट प्रेमचंद जी की एक लघु कथा रखी गई है। उसका नाम है कश्मीरी सेब। आज मैं यह कहानी पढ़कर उसकी समीक्षा करूंगी। कश्मीरी सेब, कहानीकार हैं प्रेमचंद। प्रेमचंद का भावचित्र। लघु कथा की परिभाषा मैं पहले बताना चाहती हूँ। हिंदी गद्य साहित्य की यह सबसे तीक्ष्ण कलम है जिसमें कम से कम शब्दों में एक गहरी बात कहना होता है, जिसको पढ़ते ही झटके से पाठक मन चिंतन के लिए उद्वेलित हो जाए। कांता राय जी ने यह परिभाषा दी है लघु कथा से संबंधित। लघु कथा लेखन प्रक्रिया के महत्वपूर्ण अंग। कथानक का चुनाव। एक कहानी लिखने से पहले, चाहे वह कहानी हो या लघु कथा हो, वह कथानक जो है, कथा वस्तु जो है, उसको चुनना है, क्या लिखना है। अगला है लघु कथा का उद्देश्य। क्यों लिखी जाती है यह कहानी या लघु कथा, उसका उद्देश्य भी स्पष्ट होना चाहिए लिखने वाले के मन में। तीसरा, लघु कथा की भाषा सरल होनी चाहिए। कैसे लिखना है? सरल बोधगम्य भाषा में इसे लिखना चाहिए। शैली, उत्कृष्ट शब्द संयोजन एवं उत्तम भाव संप्रेषण इसकी जान है। शिल्प, जिस तरह एक इमारत या बिल्डिंग बनाया जाता है, उसी प्रकार एक कथा भी आगे बढ़ती है। शीर्षक, पूरी कहानी कहने में समर्थ है, यानी शीर्षक बहुत ही आकर्षक होना चाहिए। बहुत ही सोच समझकर इस शीर्षक का चुनाव करना चाहिए। शीर्षक पढ़ते ही कहानी में वहां पर क्या बताया गया है यह स्पष्ट होना चाहिए। कहानी सीखने के उद्देश्य। कहानीकार का परिचय जानना, लघु कथा की परिभाषा और लेखन की प्रक्रिया समझ लेना, किसी पर आंखें बंद करके भरोसा न करने की बात समझ लेना, दुकानदारों की धोखेबाजी से बचने का तरीका जानना। कहानी सीखने के परिणाम। कहानीकार का परिचय हम जान सकेंगे, लघु कथा की परिभाषा और लेखन प्रक्रिया जान लेंगे, यानी यह कैसे लिखा जाता है या लघु कथा कैसे लिखी जाती है यह हम जान लेंगे। किसी पर आंखें बंद करके भरोसा न करने की बात हम समझ लेंगे। दुकानदारों की धोखेबाजी से बचने का तरीका जान लेंगे। कहानीकार प्रेमचंद जी का परिचय। 31 जुलाई 1880 को उनका जन्म हुआ। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट लमही गांव में। उन्होंने 3 दर्जन से अधिक लघु कथाएं लिखी हैं। लगभग 300 कहानियां उन्होंने लिखी हैं, उनमें 3 दर्जन से अधिक लघु कथाएं हैं। नए शब्द, इस लघु कथा में आए हुए नए शब्द हैं मेवा फरोश। मेवा फरोश यानी फलों के व्यापारी। नीम कौड़ी, नीम कौड़ी का अर्थ है नीम का फल या नीम का बीज। तराजू, तराजू सामान तौलने का यंत्र। लिफाफा, पत्र भेजने का कवर। मूल भाव, किसी वस्तु का दाम ठहराना। छिलका यानी फल की त्वचा। क्षमा, इसका अर्थ है माफी। बेईमानी यानी कपट। सहयोग का अर्थ है सहायता या मदद। प्रसन्न चित्त, इस शब्द का अर्थ है संतुष्ट। कहानी का सार यहाँ पर मैंने बिंदुओं में दिया है, इसे पढ़ती हूँ, उसके बाद कहानी पढ़कर उसकी समीक्षा करेंगे। लेखक को पंजाबी मेवा फरोशों के दुकान पर रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए नजर आए। दुकानदार से मोल भाव करके आधा सेर उन्होंने देने को कहा। दुकानदार ने तौलकर लिफाफे में डालकर रुमाल में बांध कर दिया। लेखक को लगा कि यह साफ धोखा है, लेकिन इसमें उसका भी सहयोग है, यानी बहुत सारे यहाँ पर सेब सड़े हुए थे तो उसे लगा कि यह धोखा है।
आदमी बेईमानी तभी करता है जब उसे अवसर मिलता है। पहले व्यापारियों में अपनी साख या प्रतिष्ठा बनी हुई थी, यानी पहले के व्यापारियों में। एक बार लेखक ने मुहर्रम के मेले में एक पैसे की रेवड़ियों के लिए अटन्नी दी थी। घर आने के बाद पता चला तो वापस गया दुकानदार के पास। व्यापारी ने अटन्नी लौटा कर उससे क्षमा मांगी। तो यहाँ पर मैं पाठ पढ़ना चाहती हूँ, यह लघु कथा कहानी कश्मीरी सेब। कल शाम को चौक में दो चार जरूरी चीजें खरीदने गया था। क्रॉस रोड पर वह दो चार चीजें खरीदने के लिए गया था लेखक। पंजाबी मेवा फरोशों की दुकानें रास्ते में ही पड़ती हैं। पंजाबी फलों के व्यापारियों की दुकानें जाते वक्त रास्ते में मिलती हैं। एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए नजर आए। लेखक ने एक दुकान पर गुलाबी रंग के सजे हुए सेब को देखा। जी ललचा उठा, यानी उसे देखकर उन्हें खरीदने की इच्छा हुई। आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है। आजकल ज़्यादातर शिक्षित लोग विटामिन प्रोटीन इसके बारे में ही बातें करते हैं। टमाटर को पहले कोई सेंत में भी नहीं पूछता था। अब टमाटर भोजन का आवश्यक बन गया, अंग बन गया है। पहले टमाटर को कोई पूछते नहीं थे, यानी कोई उसे ज्यादातर खाते नहीं थे, लेकिन आजकल टमाटर के बिना कोई खाना नहीं बनता। गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने का चीज थी। गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की वह चीज थी। अमीर लोग तो उसका हलवा ही खाते थे। गाजर कैरेट का हलवा ही खाते थे अमीर लोग, और ऐसे वे नहीं खाते थे। मगर अब पता चला है कि गाजर में भी बहुत विटामिन है, इसलिए गाजर को भी मेज़ों पर स्थान मिलने लगा। आजकल शिक्षित लोगों को पता चला है कि गाजर में बहुत सारे विटामिन है, इसलिए उसे अमीरों के मेज़ों पर भी स्थान मिलने लगा। और सेब के विषय में तो यह कहा जाने लगा है कि एक सेब रोज खाइए तो आपको डॉक्टर की जरूरत न रहेगी। सेब के बारे में हमने बहुत बार सुना है कि एक सेब खाने पर हम डॉक्टर से दूर रह सकते हैं। डॉक्टर से बचने के लिए हम निमकोड़ी तक खाने को तैयार हो सकते हैं, यानी कोई कड़वी चीज भी हम खाने के लिए तैयार हैं डॉक्टर से बचने के लिए। यानी कोई भी डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहता या बीमार होना नहीं चाहता, इसके लिए कोई भी कड़वी चीज भी वह खाने के लिए तैयार है। सेब तो रस और स्वाद में आम से बढ़कर नहीं है, तो घटकर भी नहीं। आम नंबर वन फ्रूट, तो बहुत ही टेस्टी है आम, लेकिन सेब भी उससे कम नहीं। हाँ, बनारस के लंगड़े और लखनऊ के दशहरी और बम्बई के अल्फोंसो की बात दूसरी है। उनके टक्कर का फल तो संसार में दूसरा नहीं है। ये जो आम अभी उनका उल्लेख किया गया है, इन आमों के बराबरी का कोई फल दुनिया में नहीं मिलता। इन विषयों पर अभी किसी पश्चिमी डॉक्टर की व्यवस्था मिल चुकी है। अब वह केवल स्वाद की चीज नहीं है, उसमें गुण भी है। हमने दुकानदार से मोल भाव किया और आधा सेर सेब मांगे। तो दुकानदार से क्रय विक्रय करके उन्होंने आधा सेर सेब देने के लिए कहा। दुकानदार ने कहा, बाबूजी बड़े मजेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के। तो दुकानदार कहता है कि खास कश्मीर से बहुत ही अच्छे सेब आए हैं, आप ले जाएं, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। यदि आप इन सेबों को खाएंगे तो आप बहुत ही खुश हो जाएंगे, आपकी तो तबीयत भी अच्छी हो जाएगी। मैंने रुमाल निकालकर उसे देते हुए कहा, चुन चुन कर रखना। उन्होंने अपना रुमाल दिया और कहा कि बहुत अच्छे सेब ही दे देना। दुकानदार ने तराजू उठाई और अपने नौकर से बोला। उन्होंने वेइंग स्केल उठाया, यानी तराजू तक्कड़ी कहते हैं कन्नड़ में। तो उसे उठाया और नौकर से बोला, लौंडे आधा सेर कश्मीरी सेब निकाल ला। अपने नौकर को उन्होंने आज्ञा दी कि लौंडे आधा सेर सेब निकाल कर लाना, चुनकर लाना, लाते वक्त अच्छे सेब चुनकर लाना। लौंडा
4 सेब लाया। दुकानदार ने तौला, एक लिफाफे में उन्हें रखा और रुमाल में बांधकर मुझे दे दिया। दुकानदार ने उसे एक कवर में रखकर रुमाल में बांधकर लेखक को दिया। मैंने 4 आने उसके हाथ में रखे। लेखक ने उसके हाथ में 4 आने दिए। घर आकर लिफाफा ज्यों का त्यों रख दिया। उन्होंने यह लिफाफा लाकर घर में ऐसा ही रखा, यानी उसे खोला नहीं। रात को सेब या कोई दूसरा फल खाने का कायदा नहीं है। रात के समय में ज्यादातर कोई फल नहीं खाते हैं। फल खाने का समय तो प्रातः काल है, सुबह ही फल खाते हैं लोग। आज सुबह मुंह हाथ धोकर जो नाश्ता करने के लिए एक सेब निकाला तो सड़ा हुआ था। दूसरे दिन उन्होंने हाथ मुंह धोकर सेब खाने के लिए उठाया तो सेब सड़ा हुआ था, ಕೊಳೆತು ಹೋಗಿತ್ತದು। 1 रुपये के आकार का छिलका गल गया। छिलका मैंने बताया, उसका स्किन कवर फल का। समझा रात को दुकानदार ने देखा न होगा, तो उन्होंने सोचा कि रात का समय था इसलिए दुकानदार को यह दिखाई न दिया होगा। दूसरा सेब निकाला, मगर वह आधा सड़ा हुआ था। जब उन्होंने दूसरा सेब निकाल कर देखा तो वह आधा सड़ा हुआ था। अब संदेह हुआ, दुकानदार ने मुझे धोखा तो नहीं दिया है। तो उसे लगा कि दुकानदार ने उसे धोखा दिया है, क्योंकि उन्होंने उस पर भरोसा किया था। उन्होंने बिना देखे ही दुकानदार ने जो सेब दिए वे लाए थे। तो अब उसे संदेह हुआ कि दुकानदार ने उसे धोखा दिया है। तीसरा सेब निकाला, यह सड़ा तो न था, मगर एक तरफ दबकर बिल्कुल पिचक गया था। तीसरा सड़ा हुआ नहीं था, लेकिन एक तरफ दबकर वह पिचक गया था। चौथा सेब उन्होंने देखा, यह यूं तो बेदाग था, उसके एक काला सुराख था, जैसा अक्सर ಬೇರೋ में होता है। ಒಂದು ಕಲೆ ಇತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ। काटा तो भीतर वैसे ही धब्बे, जैसे कीड़े है बेर में होते हैं, जैसे कीड़े बेर में होते हैं बोगरी हಣ್ಣಲ್ಲಿ, उसी तरह इस सेब में थे। एक सेब भी खाने लायक नहीं। एक भी सेब, 4 सेब लाए थे उन्होंने, एक सेब भी खाने के लिए योग्य नहीं था। 4 आने पैसों का इतना गम न हुआ जितना समाज के इस चारित्रिक पतन का। 4 आने उसे नुकसान हुई है, क्योंकि उन्होंने 4 आने पैसे दिए थे, लेकिन उसे उसका उतना दुख नहीं हुआ जितना कि समाज के इस चारित्रिक पतन का। यानी आजकल लोगों में वैल्यूज ही नहीं रह गए हैं। एक दुकानदार यहाँ पर क्या करता है, बेईमानी करता है, चीट करता है, धोखा देता है ग्राहकों को। दुकानदार ने जानबूझकर मेरे साथ धोखेबाजी का व्यवहार किया। वह सोचता है कि दुकानदार ने मेरे साथ जानबूझकर ही धोखेबाजी का व्यवहार किया है, मुझे धोखा देना चाहा। एक सेब सड़ा हुआ होता तो मैं उसको क्षमा के योग्य समझता। यदि एक सेब सड़ा हुआ होता तो वह दुकानदार को माफ करता। सोचता उसकी निगाह न पड़ी होगी, मगर चारों के चारों खराब निकल जाएं, यह तो साफ धोखा है। यह 4 भी सेब यहाँ पर सड़े हुए थे, इसलिए वह सोचता है कि यह साफ धोखा है। मगर इस धोखे में मेरा भी सहयोग था। वह सोचता है कि इसमें, यानी उसे धोखा देने में मैंने भी मदद की है, क्योंकि मैंने उस पर विश्वास किया। मैंने इन सेबों को बिना देखे ही खरीदा। मेरा उसके हाथ में रुमाल रख देना मानो उसे धोखा देने की प्रेरणा थी। बिना देखे उसके हाथ में रुमाल देना, यह दुकानदार को धोखा देने की प्रेरणा थी। उसने भांप लिया कि यह महाशय अपनी आंखों से काम लेने वाले जीव नहीं हैं और न इतने चौकस हैं कि घर से लौटाने आए। दुकानदार ने सोचा है कि वह उसे वापस देने के लिए नहीं आएगा। आदमी बेईमानी तभी करता है जब उसे अवसर मिलता है। आदमी चोरी करता है, बेईमानी करता है कब? जब उसे मौका मिलता है। बेईमानी का अवसर देना, चाहे वह अपने ढीलेपन से हो या सहज विश्वास से, बेईमानी में सहयोग देना है। बेईमानी में सहयोग देना है वह, यह चाहे वह ढीलेपन से हो या विश्वास से। कभी कभी हम किसी पर बहुत ही विश्वास करते हैं,
लेकिन यह चाहे विश्वास से हो या ढीलेपन से हो, यह बेईमानी में सहयोग देने के ही बराबर है। पढ़े लिखे बाबुओं और कर्मचारियों पर तो अब कोई विश्वास नहीं करता। किसी थाने या कचहरी या म्युनिसिपैलिटी में चले जाइए, आपकी ऐसी दुर्गति होगी कि आप बड़ी से बड़ी हानि उठाकर भी उधर न जाएंगे। व्यापारियों की साख अभी तक बनी हुई थी, तो वह सोचता है कि व्यापारियों की साख तो अब तक बनी हुई थी, गवर्नमेंट ऑफिसर्स की स्थिति तो ऐसी ही है, लेकिन व्यापारियों की साख तो अब तक बनी हुई थी। साख यानी गुडविल, उनका रेपुटेशन, उनके प्रतिष्ठा। यूं तेल में चाहे छटांग आध छटांग कम कर लें, लेकिन आप उन्हें 5 की जगह भूल से 10 के नोट दे आते थे, तो आपके घबराने की जरूरत न थी। तो पुराने जमाने में आप 5 रुपया देने के बदले 10 रुपया देकर दुकानदार को घर आते हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं थी। आपके रुपये सुरक्षित थे, आपके रुपये जो हैं बाकी के, वे उस व्यापारी के पास सुरक्षित थे। यानी पुराने जमाने की बात वे करते हैं, पहले व्यापारियों में साख थे। मुझे याद है, एक बार मैंने मुहर्रम के मेले में एक खोमचे वाले से 1 पैसे की रेवड़ियां ली थी। वह याद करता है कि उन्होंने एक बार मुहर्रम के मेले में खोमचे वाले से 1 पैसे की मिठाइयाँ ली थी, और पैसे की जगह अटन्नी दे आया था। 1 पैसा देने के बदले 8 आना उसे देकर आया था। घर आकर जब अपनी भूल मालूम हुई, तो खोमचे वाले के पास दौड़ गया। जब घर आने के बाद उसे पता चला कि उन्होंने 1 पैसे के बदले 8 आना दिया है, तो वह फिर दुकानदार के पास दौड़ आया। आशा नहीं थी कि वह अटन्नी लौटाएगा, व्यापारी 8 आना वापस देगा, इसकी कोई आशा नहीं थी। लेकिन उसने प्रसन्न चित्त से अटन्नी लौटा दी। बहुत ही खुश होकर उन्होंने 8 आना वापस दिया लेखक को, और उल्टे मुझसे क्षमा भी मांगी। 8 आना वापस देकर उन्होंने क्षमा भी मांगे। और यहाँ कश्मीरी सेब के नाम से सड़े हुए सेब बेचे जाते हैं। मुझे आशा है पाठक बाजार में जाकर मेरी तरह आंख न बंद कर लिया करेंगे। यहाँ पर लेखक अंत में कहते हैं, कहानीकार अंत में कहते हैं कि आंखें बंद करके किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, नहीं तो उन्हें भी कश्मीरी सेब ही मिलेंगे। यदि वे आंखें बंद करके व्यापारी पर विश्वास करेंगे, तो उन्हें भी सड़े हुए कश्मीरी सेब ही मिलेंगे। कहानी की विशेषताएं हैं, सामान खरीदने जाए तो लेखक की तरह आंखें बंद करके दुकानदार पर कभी भी विश्वास करना नहीं चाहिए। यह हमारा काम है कि हम अच्छी तरह से देखकर सौदा या सामान खरीदें। हमें बाजार में सावधानी या होशियारी से काम लेना चाहिए, सावधानी से सतर्क होना चाहिए, हमें अलर्ट होना चाहिए, देख कर खरीदना चाहिए। दुकानदारी की धोखेबाजी से कैसे बचना चाहिए, यह भी हमें पता चलता है। संदर्भ ग्रंथ लघु कथा लहरी, संपादक हैं बलराम। बहुविकल्पी प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पहला प्रश्न है, कश्मीरी सेब कहानी के कहानीकार कौन हैं? 4 उत्तर हैं। प्रेमचंद इसके कहानीकार हैं। लेखक कहाँ जाते हैं? चौक, हाट, बाजार या दुकान? चौक उत्तर है इसका, ए ऑप्शन चौक। तीसरा प्रश्न है, किसकी दुकान में रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए थे? गुजराती मेवा फरोशों, कश्मीरी मेवा फरोशों, मारवाड़ी मेवा फरोशों, पंजाबी मेवा फरोशों? चौथा उत्तर डी ऑप्शन ठीक है, पंजाबी मेवा फरोशों। चौथा प्रश्न, किस रंग के सेब सजे हुए थे? हरे, गुलाबी, लाल, पीले? गुलाबी रंग, बी इसका उत्तर है। पांचवा प्रश्न है, रोज एक कौन सा फल खाने से डॉक्टर से दूर रह सकते हैं? सेब, आम, अनार या संतरा? इसका उत्तर है ये सेब। तो यहाँ पर हमारी यह लघु कथा कश्मीरी सेब समाप्त होती है। अगले क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।